हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर आई हूँ और ये विषय वस्तु होगी हमारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक से संबंधित। थॉर्नडाइक जो हैं ये अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं। कौन? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक और क्या याद रखोगे थॉर्नडाइक के संबंध में? प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। तो ये कुछ खास बात थी थॉर्नडाइक से संबंधित। थॉर्नडाइक ध्यान रखें एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है। व्यवहारवादी अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिन्होंने पशुओं पर प्रयोग किए। इन्होंने अपने सिद्धांत में, इनका जो सिद्धांत था उस सिद्धांत का नाम था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, अर्थात ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस सिद्धांत का पूरा विस्तार पूर्वक हम यहीं पर पढ़ेंगे। इसके साथ ही इन्होंने अधिगम के नियम बताए। कुल इन्होंने अधिगम के जो नियम बताए वो बताए कुल नियम 8 नियमों को इन्होंने 2 भागों में बांटा। 3 थे इनके मुख्य नियम और 5 थे इनके गौण नियम और 1 था इनका सिद्धांत और सिद्धांत का नाम था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इन सब बातों के बारे में अब हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखिए। थॉर्नडाइक इसने सीखने के कुल कितने नियम दिए? 8 नियम बताए और 8 नियम किसमें बताए? इनकी पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान। कब बताए? 1913 ईस्वी में बताए। तो सीखने के कुल 8 नियम बताए। किस में बताए? शिक्षा मनोविज्ञान में बताए। कब बताए? 1913 ईस्वी में बताए। आगे थॉर्नडाइक ने नियमों को 2 भागों में बांटा। थॉर्नडाइक ने नियमों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा। पहले नियम था इनका मुख्य नियम जिनकी संख्या थी 3। दूसरा नियम थे इनके गौण नियम जिनकी संख्या थी 5। तो कुल कितने नियम हो गए? कुल नियम हो गए इनके 8। तो पहले देखते हैं मुख्य नियम को। यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूँ इस बात को कि यहाँ से जो सवाल पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि निम्न में से थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम है या फिर मुख्य नियम नहीं है। तो आप इसी को ध्यान में रखते हुए समझेंगे इसको। मुख्य नियम कितने? 3। पहला जो नियम आता है इसका, पहला नियम आता है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम की खास क्या बात होगी देखेंगे। इस नियम के अनुसार किसी कार्य के लिए तैयार होना अर्थात मानसिक रूप से तैयार होना होता है। मतलब किसी भी काम को अगर आप करोगे तो उसके लिए आपको क्या होना है? मानसिक रूप से तैयार।
जब आप मन से तैयार होगे ना तो निश्चित तौर से उस काम को बहुत अच्छे से कर जाओगे। देखो वुडवर्थ ने क्या कहा, वुडवर्थ ने इस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा है। इसके अलावा इस नियम को और क्या कहते हैं, जागरूकता का नियम या फिर सतर्कता का नियम भी इसी नियम को कहते हैं। तो देखिए तत्परता के नियम को आप क्या कह सकते हो, मानसिक तैयारी का नियम। और क्या कह सकते हो, इसे सतर्कता का नियम भी कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो, जागरूकता का नियम भी कह सकते हो। आपसे पूछा जाए कि तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी का नियम किसने कहा, तो आप कहेंगे 4 मनोवैज्ञानिक आपके सामने आएंगे और आप कहेंगे कि इसे वुडवर्थ ने मानसिक तैयारी का नियम कहा। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मैं साथ ही साथ आपको क्वेश्चंस की भाषा भी बताती चलूँगी। प्रश्न की जो भी भाषा पूछते हैं ना एग्जामिनर, वो भाषा मैं आपको यहीं पे बताते हुए चलूँगी ताकि आपको एक ही बार में ये संपूर्ण विषय वस्तु याद रहे। देखिए एक खास बात आती है और ये बात कहते हैं हमारे बीडी भाटिया जी। बीडी भाटिया कितनी शानदार बात कह रहे हैं। देखिए बीडी भाटिया के अनुसार किसी कार्य के लिए तत्पर, तत्पर का मतलब वही क्या है, तैयार। किसी कार्य के लिए तत्पर हो जाना आधा युद्ध जीत लेने के समान होता है। क्या कह रहे हैं कि अगर आप किसी काम के लिए तैयार हो गए ना, आप ये मानिए कि आप आधा काम तो आपका हो गया और आधा काम भी हो जाएगा। तो आप ये डेफिनेशन याद रखेंगे बीडी भाटिया की, कि बीडी भाटिया ने ये कहा कि किसी काम के लिए तैयार हो जाना आधा युद्ध जीत लेने के समान होता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। इस नियम के अनुसार माना जाता है कि यदि बालक किसी कार्य के लिए तैयार हो जाता है तो वह उस कार्य को शीघ्र सीख लेता है। अर्थात आपको किसी भी कार्य के लिए तैयार होना होता है, और तैयार भी कैसे, शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से। तो आप उस काम को कैसे करेंगे, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। एक खास बात यह है कि इस नियम का उपयोग करके शिक्षक क्या कर सकता है, बालकों में विषय वस्तु के प्रति ध्यान, रुचि तथा जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है। जैसे जब कोई शिक्षक कक्षा में आता है तो वो आने के बाद उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो बालकों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए विषय वस्तु के प्रति, बालकों में रुचि उत्पन्न करनी चाहिए और बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। तो बालक क्या हो जाएंगे, मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, और जब तैयार हो जाएंगे तो वो विषय वस्तु को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। इसलिए ये इस नियम का कह सकते हैं कि शैक्षिक महत्व भी है। आगे देखते हैं। इस नियम के संबंध में ही कहा जाता है कि एक घोड़े को तालाब तक लाया जा सकता है, लेकिन उसे पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। देखिए जैसे आपके पेरेंट्स आपको कक्षा तक तो भेज सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप पढ़ेंगे कब, जब आप मानसिक रूप से क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, मानसिक रूप से तैयार। तो अगर आप किसी काम के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं तो निश्चित तौर से उस काम को आप जल्दी सीख जाएंगे। तो ये नियम था आपका कौन सा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम बोले तो आप मानसिक रूप से किसी कार्य के लिए तैयार होना होता है। सेकंड अगर नियम की बात करें तो सेकंड जो नियम आता है, दूसरा जो नियम आता है वो आता है अभ्यास का नियम, अर्थात प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस ऑफ लॉ। देखिए नियम क्या कह रहा है, नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो उसमें व्यक्ति क्या हो जाता है, कुशल हो जाता है या दक्ष हो जाता है या प्रवीण हो जाता है, मतलब परफेक्ट हो जाता है। इसलिए कहा भी जाता है कि अभ्यास व्यक्ति को कुशल बनाता है, अथवा आपने सुना होगा ये दोहा भी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी जावत आत से सिल पर परत निशान। देखिए एक शिला होती है, ये किसकी शिला होती है, पत्थर।
लेकिन रस्सी जो होती है इस पर बार बार कभी देखा है कुएं की मुंडेर, बार बार इस पर जब आती है तो इस शिला पर क्या कर देती है, अपना निशान छोड़ देती है, जबकि रस्सी कमज़ोर होती, कोमल होती है और ये पत्थर है। बार करने से क्या हो जाते हैं, हम अभ्यस्त हो जाते हैं और उस काम में क्या हो जाते हैं, परफेक्ट हो जाते हैं। तो कहा ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को क्या कर देता है, कुशल बना देता है। देखें एग्जाम्पल्स देखें, जैसे रोटी बेलना। तो आपको लगता है कि जो ये महिलाएं हैं, जो ये पहले दिन से थोड़ी ना रोटी गोल बेलती थी, पहले दिन ये बिल्कुल एरोप्लेन आकार की रोटियां बेलती थी, आपने देखा होगा घर में भी। लेकिन जब जब ये प्रैक्टिस करती रही और ये प्रैक्टिस करते करते अब क्या हो गई, बिल्कुल गोल रोटियां बेलती है और ये रोटियों में क्या हो गई, बेलने में परफेक्ट। टाई बांधना, हर व्यक्ति टाई नहीं बांध सकता, लेकिन जो व्यक्ति बार बार टाई बांधते थे उनके लिए क्या हो जाता है, टाई बांधना बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उस टाई बांधने में क्या कर ली, प्रैक्टिस। जैसे गेम्स खेलते हो आप लोग, बैडमिंटन है या टेबल टेनिस है या फिर आप घुड़सवारी करते हो, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, ये सब प्रैक्टिस में आ जाती है। जिस काम की भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो वो काम में आप क्या हो जाते हो, परफेक्ट हो जाते हो। अब आगे देखते हैं, आगे देखें तो अभ्यास के नियम के 2 उपनियम माने जाते हैं। ये बच्चों कई बार सवाल आता है कि किस नियम के 2 उपनियम हैं, तो ध्यान रखना अभ्यास के नियम के 2 उपनियम माने जाते हैं। पहला क्या है, पहला है उपयोग का नियम और दूसरा क्या है, दूसरा है अनुपयोग का नियम। देखिए उपयोग का नियम कैसे, जो काम आप बार बार आपके काम उपयोग होता है वो आपकी स्मृति में रहता है, आपके माइंड में रहता है, आप उसे नहीं भूलते, तो इसलिए इस उपयोग के नियम को क्या बोल दिया, स्मृति का नियम। अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, जो चीज़ आपके लिए अनुपयोगी है तो ये पक्की बात है कि आप उसे क्या कर देते हो, विस्मृत कर देते हो या उसे भूल जाते हो, इसलिए इसे क्या कह दिया, विस्मृति का नियम। तो उपयोग का नियम या अनुपयोग का नियम, इसी नियम को आप क्या बोल सकते हो, स्मृति का नियम या विस्मृति का नियम। यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं और उन मनोवैज्ञानिक का नाम है कार्ल सनिक। कार्ल क्या बात बोल रहे हैं, कार्ल बोल रहे हैं कि अभ्यास का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति बोले तो वही रिपीटेशन, पुनरावृतन वही बात, तथा पुनर्बलन के औचित्य को सिद्ध करता है। तो कार्ल ने इस बात को बोला कि अभ्यास का नियम किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनरावृतन या पुनर्बलन के औचित्य को सिद्ध करता है। अब देखिए इस नियम का उपयोग करके क्या कर सकते हैं आप, इस नियम का उपयोग करके शिक्षक क्या करेगा, बालकों को शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण करवा सकता है। स्पीच थेरेपी, कोई बालक है अशुद्ध बोल रहा है तो शिक्षक उसे बोलेगा कि आप इसे 5 बार बोलिए या 7 बार बोलिए। अब वो बालक जैसे बार बार, छोटी कक्षाओं में आपने देखा है ना, जब आप छोटी कक्षाओं में होते हो तो आप पहाड़े गिनती या छोटी छोटी कविताओं को बार बार उच्चारित करते हो। उसके पीछे कारण यही है कि आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं, आपको शुद्ध उच्चारण करना सिखा रहे हैं। शुद्ध लेखन देखिए, जब आप छोटी कक्षाओं में, ये नियम क्या ज़्यादातर छोटे बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। जब आप छोटी कक्षाओं में थे उस समय आपको सुलेख बोले तो अच्छा लेख आप लिखते थे ना, राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, जो पहली लाइन में आप लिखते थे कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। अब इस लाइन को आप 15 बार लिखेंगे तो निश्चित तौर से 15वीं जो लाइन आएगी उसमें आपके जो अक्षरों की बनावट होगी वो बहुत सुंदर हो जाएगी और आपका लेख कैसा हो जाएगा, सु बोले तो अच्छा लेख हो जाता है। तो बताइए अभ्यास के नियम का उपयोग आप किस में कर सकते हो, आप शुद्ध लेखन में कर सकते हो, आप शुद्ध उच्चारण में कर सकते हो। ये था आपका अभ्यास का नियम। नेक्स्ट जो तीसरे नंबर का नियम जो आता है वो नियम आता है आपका प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम बोले तो इफेक्ट ऑफ लॉ, यानी आप पर ये क्या छोड़ेगा, एक इफेक्ट छोड़ेगा, एक प्रभाव छोड़ेगा। कैसे, देखिए इस नियम के अनुसार
किसी कार्य को करने के पश्चात सुख की अनुभूति होती है। सुख की अनुभूति होती है मतलब आपको अच्छा महसूस होता है, सुख की अनुभूति होती है या संतोष मिलता है, तो बालक उस कार्य को पुनः करना चाहेगा, बिल्कुल करना चाहेगा क्योंकि उसे अच्छा लगा। यदि इसके विपरीत, यदि उसे दुख की अनुभूति होती है या असंतोष मिलता है, तो बालक उस कार्य को पुनः नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा भाई। जब बालक ने कोई कार्य किया और आपने उसे शाबाशी दे दी तो उस कार्य को वो पुनः करेगा, और आपने अगर उसको कोई दंड दे दिया या उसको अच्छा रिप्लाई नहीं दिया तो वो बालक पुनः नमस्ते या जो भी कार्य है वो नहीं करेगा, क्योंकि उस बालक पर प्रभाव कैसा पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा। देखो कैसे, इस नियम को क्या कह सकते हो, संतोष या असंतोष का नियम, सुख या दुख का नियम, पुरस्कार व दंड का नियम, अथवा इसे क्या कह सकते हैं, परिणाम का नियम। अर्थात आप कह सकते हो कि आप पर प्रभाव कैसा पड़ा, यानी आपको उसका परिणाम कैसा मिला। अगर परिणाम संतोषजनक है, उस कार्य को क्या करोगे, उस कार्य को पुनः करोगे। अगर इसका परिणाम आपको क्या मिला, असंतोषजनक मिला, तो उस कार्य को आप कभी भी नहीं करोगे। ठीक यही बात हुई कि कार्य करने के पश्चात अगर सुख मिलता है तो करोगे, और अगर दुख मिलता है तो नहीं करोगे। अगर आपको पुरस्कार मिलता है तो करोगे, और अगर आपको दंड मिलता है तो नहीं करोगे। तो ये आपका क्या मिल गया, आपको परिणाम मिल गया। तो इसलिए इस नियम को क्या कह सकते हो, परिणाम का नियम, संतोष और असंतोष का नियम, पुरस्कार और दंड का नियम, सुख और दुख का नियम भी कहते हैं। पता है आपको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आता है परीक्षा में, कि इस प्रभाव के नियम से अपना जो स्किनर था ना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया था, ये बहुत प्रभावित हुए। और पता है इन्होंने, मैं आपको यही बता दूं, आगे चल के मैं आपको स्किनर समझाऊंगी, 1938 में इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन दिया, और उसमें इन्होंने यही कहा कि क्रिया और प्रसूत, क्रिया के बाद उत्पन्न होता है कोई भी बात, कोई भी परिणाम। तो आपने पहले कोई क्रिया की, उसके बाद उसका प्रभाव आप पर कैसा पड़ा। अगर प्रभाव अच्छा पड़ता है तो आप उस कार्य को पुनः करेंगे, और अगर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है आप उस कार्य को नहीं करेंगे। इसलिए आपसे कई बार ये प्रश्न रिपीट प्रश्न होता है कि प्रभाव का नियम किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर, 4 जब ऑप्शन आएंगे तो आपका राइट आंसर होगा स्किनर। या फिर आपसे पूछेंगे कि प्रभाव का नियम किस सिद्धांत से संबंधित है, तो वहाँ पर भी आपके 4 ऑप्शन होंगे, और वहाँ पर आपका चौथे ऑप्शन में जो भी होगा, 3 ऑप्शन कोई भी होंगे, चौथे ऑप्शन या जो भी होगा इसमें आपका सिद्धांत का नाम आएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। देखिए यही बात बोली है मैंने यहाँ पर कि प्रभाव का नियम आगे चलकर स्किनर द्वारा दिए गए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का क्या बना, आधार। अर्थात प्रभाव के नियम से ही प्रेरित होकर स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। चलिए, ये बच्चों मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ, ये 3 नियम थे। ये 3 कैसे नियम थे, ये 3 मुख्य नियम थे। यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा मुख्य नियम है, तो 1 नियम इसमें से देंगे और 3 नियम आपके गौण नियमों में से दे सकते हैं। या निम्न में से थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया मुख्य नियम नहीं है, तो आप नहीं के सवाल वर्तमान में क्या आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं। तो नहीं से संबंधित आप ज़्यादा ध्यान देंगे, नहीं से संबंधित आपको पढ़ना है लैंग्वेज नहीं। तो 3 नियम हमने मुख्य नियम पढ़ लिए, अब हम देखेंगे इसके 5 नियम। 5 कौन से नियम, गौण नियम। देखिए, अधिगम के गौण नियम कितने आए, 5 इसके गौण नियम। पहला नियम है बहु प्रतिक्रिया का नियम। देखो शब्द देखो, बहु बहुत सारी, प्रतिक्रिया मतलब क्रियाएं करना। तो देखो इस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को बार बार किया जाए तो व्यक्ति उस कार्य में सफल या दक्ष हो जाता है।
अब आपको याद आ रहा होगा कि मैम आप तो कहीं ना कहीं ये अभ्यास के नियम की ही बात कर रही हो। हाँ बच्चों, मैं बिल्कुल यहाँ वैसे आपने देख भी लिया होगा कि बिल्कुल मैं यहाँ अभ्यास के नियम की ही बात कर रही हूँ। ये नियम क्योंकि गुण नियम है ये नियम कहीं ना कहीं आपका कौन से नियम से संबंधित है? अभ्यास के नियम से। तो अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि बहुप्रतिक्रिया का नियम मुख्य नियमों में किस नियम से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर होगा अभ्यास का नियम। देखो अभ्यास के नियम में हम बार बार क्या कर रहे थे, ये देखो बार बार हम क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। बार बार ये आ गया, इस जब किसी कार्य को बार बार किया जाता है तो बार बार तो व्यक्ति उसमें क्या हो रहा है, कुशल या दक्ष हो रहा है। यहाँ देख लीजिए यही बात आई है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी कार्य को बार बार किया जाए तो व्यक्ति उस कार्य में सफल या दक्ष हो जाता है। तो बताइए ये नियम किस मुख्य नियम से संबंधित हुआ? ये नियम हुआ अपने अभ्यास के नियम से संबंधित। यह नियम देखो ये बात आ गई ना यहीं पर, यह नियम मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम तथा थोंडाइक का ही सिद्धांत आएगा। कौन सा सिद्धांत? प्रयास व त्रुटि से संबंध रखता है। तो देखो तीन बातें यहाँ एक जैसी होगी, बहुप्रतिक्रिया का नियम, मुख्य नियमों में अभ्यास का नियम, और सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत आ गया? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, अर्थात ट्रायल और एरर थ्योरी, जिसे अभी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ये हो गया इसका पहला नियम। गौण नियमों में पहला नियम था बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम कहता है कि मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार सीखना सकारात्मक सोच पर निर्भर करता है। अर्थात आपकी पॉजिटिव सोच, अभिवृत्ति, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। आपकी मनोवृत्ति या आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? जब भी कोई काम कर रहे हो तो उसमें कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि दृष्टि बदलो दृष्टिकोण बदल जाता है किसी भी विषय को लेकर। तो यहाँ पर देखो, अर्थात मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, मन ही मन का शत्रु है और मन ही मन का मित्र। बिल्कुल, आपकी सोच अगर किसी विषय को लेकर अच्छी है, पॉजिटिव है, तो आप उस कार्य को बहुत अच्छे से कर जाते हैं। और अगर आपने सोच बना ली मैं तो कर ही नहीं सकता, तो बच्चों ध्यान रखना आप कभी कर भी नहीं सकते। तो आपको क्या रखना है? आपको यहाँ पर सकारात्मक सोच रखनी है। यानी आपको इस काम के लिए मानसिक रूप से कहीं ना कहीं तैयार होना पड़ेगा। तो इसलिए ये बात फिर आपके सामने आ गई कि ये जो गौण नियम है ये मुख्य नियमों में किस नियम से संबंध रखता है? तो ये मुख्य नियमों में कौन से नियम से संबंध रखेगा? तत्परता के नियम से। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह नियम मुख्य नियमों में तत्परता के नियम से क्या रखता है? समानता रखता है। आपके लिए मैंने सारी बातें यहाँ पर इन नोट्सों में तैयार करके आपके सामने कि जब भी आप चाहें आगे पीछे जा कर के आप देख सकते हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये हो गए अपने दो गौण नियम। दो गौण नियमों में पहला नियम आपका कौन सा आया? बहुप्रतिक्रिया का नियम। आप मेरे साथ साथ ही बच्चों इनको करेंगे। जैसे मैं पूछ रही हूँ, आप ये मानिए मैं आपको क्लास में ऑफलाइन ही पढ़ा रही हूँ, आप ऐसा समझिए इसको। आपको ज़्यादा समझ में आएगी। आपको भी क्या बदलना है? अपनी दृष्टि बदलनी है कि आप साइको को लेकर सोचते हैं ना कि साइकोलॉजी हार्ड विषय, हार्ड नहीं है बेटा। आपने हार्ड अपने दृष्टिकोण से बना दिया। मैं तो कहती हूँ कि साइकोलॉजी से सरल विषय तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पूरा मन का विज्ञान है। आपको क्या है? आपकी मन की जो सोच है, जो मन की सोच है वो क्या रखनी है? सकारात्मक रखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनके जितने अगर 30 का है तो 30 में से 30 और 20 का है तो 20 और बहुत कुछ कम। कई बार आप सिली मिस्टेक्स कर देते हो, उसमें एक आध नंबर आपके कम हो सकते हैं। नहीं तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी तो आप फुल में से फुल नंबर इस विषय में ला सकते हैं। पर आपको पढ़ना है सच्चे मन से, अच्छे मन से। चलिए बात अगर हम तीसरे नियम की, देखो पहला नियम हमारा कौन सा आ गया? गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा नियम आया हमारा मनोवृत्ति का नियम, और तीसरा नियम आता है हमारा आत्मीकरण का नियम।
आत्मीकरण, आत्मसात करना है। यहाँ पर देखो कैसे। इस नियम के अनुसार सीखना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर होता है। बिल्कुल होता है बच्चों। मैं आपको, आप मनोविज्ञान पढ़ते हो और आपने बीएसटीसी भी की होगी या आप लोगों ने यहाँ पर बीएड किया होगा, तो वहाँ पर आपने, जब आप कक्षा में पढ़ते थे बीएड या एसटीसी कॉलेज में, तो आप याद करिए वहाँ पर आप क्या करते थे। आप प्रस्तावना कौशल, जब आप एडमिशन लेते थे उस समय आप प्रस्तावना कौशल करते थे, प्रस्तावना प्रश्न बनाते थे। मैं यहाँ पर सिखा दूँ आपको कि प्रस्तावना प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न होते थे, और ये प्रस्तावना प्रश्न जो करते थे आप, ये किस पर आधारित होता था? ये आपके पूर्व ज्ञान पर आधारित होता था। और पूर्व ज्ञान को आप कहाँ जोड़ते थे? आप नवीन ज्ञान से जोड़ते थे। कहते थे ना कि बालक इस विषय में पूर्व ज्ञान रखते थे, और ये बात बोलने के बाद आप किस पर आ जाते थे? प्रस्तावना कौशल पर आ जाते थे। तो देखो ये बात आ गई कि आत्मीकरण का जो नियम है ये नियम पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर चलता है। आपका एक शिक्षण सूत्र आता है बच्चों, मेथड में पढ़ते हो आप। शिक्षण सूत्र कौन सा आता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अर्थात बालक को कुछ चीज़ें ज्ञात है और अब टीचर उन्हें कहाँ ले जाएगा? अज्ञात की ओर। जब आपको जो जानकारी पता है, हम आपको उस जानकारी की ओर ले जाते हैं जो आपको नहीं पता। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रही हूँ, आप सुनेंगे, ज्ञात से अज्ञात की। मान लीजिए कि एक शिक्षक कक्षा में आते हैं और वो अपने बालकों को पढ़ाना चाह रहे हैं क्या? शाहजहाँ। क्या पढ़ाना चाह रहे हैं? शाहजहाँ। अब वो बालकों से पूछते हैं कि बच्चों आपको शाहजहाँ के बारे में पता है? तो बिल्कुल निश्चित तौर से बालक कहेंगे कि सर नहीं, हम नहीं जानते शाहजहाँ के बारे में। तो शिक्षक अब क्या चाहेगा? शिक्षक ये चाहेंगे कि बालकों को मैं कहाँ पर ले जाऊं, क्योंकि ये जो शाहजहाँ ये बालक के लिए अज्ञात है या बालक के लिए नवीन ज्ञान है। अब शिक्षक पूछेगा कि अच्छा बच्चों आप बताइए, आप कहीं घूमने जाते हो क्या? तो बच्चे निश्चित तौर से कहेंगे हाँ सर हम तो जाते हैं, या हाँ मैम हम तो जाते हैं। तो यहाँ पर शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक कहेगा अच्छा कहाँ कहाँ जाते हैं? तो बच्चे कहेंगे सर दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो शिक्षक पूछेगा अच्छा बच्चों आप बताओ आगरा कौन कौन गए? तो 2-4 बच्चे हाथ खड़ा करेंगे। जब 2-4 बच्चे हाथ खड़ा करेंगे तो आप बताओ आप क्यों गए भाई आगरा? बोला सर हम तो ताजमहल देखने गए। अच्छा ताजमहल देखने गए। अब देखिए ये जो ताजमहल है ये बालकों के लिए कैसा ज्ञान है? पूर्व ज्ञान। या ताजमहल बालकों के लिए क्या है? ज्ञात। अब शिक्षक आत्मसात करेगा उसके नवीन ज्ञान से या अज्ञात से। तो अब शिक्षक बोलेगा कि बच्चों आप जिस ताजमहल के बारे में बात कर रहे हो ना, उस ताजमहल को किसने बनाया है? शाहजहाँ ने। तो देखिए ताजमहल बालकों के लिए क्या हुआ? पूर्व ज्ञान। ये आ गया पूर्व ज्ञान। नवीन ज्ञान उनके लिए क्या है? शाहजहाँ। यहाँ क्या करना है? आत्मीकरण करना है, आत्मसात करना है। तो ताजमहल बालकों के लिए क्या हुआ? ज्ञात। और शाहजहाँ बालकों के लिए क्या हो गया? अज्ञात। अब शिक्षक इस तरीके से बालकों को आत्मीकरण करते हुए विषय वस्तु का ज्ञान कराएगा, और बालक यहाँ बहुत ही सरल तरीके से शिक्षक जैसा बताएगा वैसा वो सीख जाएंगे। चलिए अगले नियम पर आते हैं, और अगला नियम अपना क्या बोलता है? चौथा नियम। चौथा जो नियम है ये अपना है आंशिक क्रिया का नियम। देखिए बच्चों कई बार आप कहते हो कि हमारे पास बहुत सारा काम हो जाता है, कहते हैं ना कि हाय राम कैसे करूं मैं ये काम? ऐसे क्यों? ऐसे कर लो ना काम को। जब काम बहुत ज़्यादा है तो आप उसे क्या कर लो? छोटे छोटे टुकड़ों में उसे क्या कर लो? विभाजित कर लो। तो जब आप छोटे छोटे टुकड़ों में उसे विभाजित कर लेते हो तो कैसा हो जाता है? ये काम सरल हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है ये नियम? इस नियम के अनुसार जब कार्य की अधिकता हो तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेना चाहिए? हमें बांट लेना चाहिए। आप कितनी बार करते हो? पूरी विषय वस्तु को छोटी छोटी ट्रिक नहीं बनाते हो आप,
पूरी विषय वस्तु में से, तो ये छोटे छोटे भागों में आपने बांट दिया, जिससे कार्य क्या हो जाता है, सरल और सुगम हो जाता है। तो ये आपका कौन सा नियम हुआ, आंशिक क्रिया का नियम। अब आता है हमारा पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या कहता है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का, देखो इसका अगर बच्चों आप संधि विच्छेद करोगे ना, कि साहा प्लस चर्य, कि कोई चीज़ हमारे साथ साथ चल रही है, साथ साथ जब चलती है तो एक समय बाद अगर हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो तो भी हम कुछ वैसी ही अनुक्रिया कर देते हैं जैसी जो हमारे साथ पहले थी, क्योंकि बार बार करने से हमारी क्या बन जाती है, आदत बन जाती है। क्या कहता है ये नियम, देखो इस नियम के अनुसार पहले की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी स्थिति में दोहराते हैं। यहाँ पर अनुक्रिया तो वही रहती है लेकिन परिस्थितियाँ बदल जाती है। कैसे, एक उदाहरण के द्वारा देखो, जैसे एक माँ है कोई भी, उसका बेटा कहाँ चला जाता है, पढ़ने के लिए हॉस्टल चला जाता है। अब वो कितने दिनों से माँ के साथ रह रहा था, माँ के साथ रह रहा था। माँ उसके लिए खाना बनाती थी, माँ उसके लिए दूध बनाती थी, उसके लिए कॉफ़ी बनाती थी। अब क्या होता है, वो बच्चा चला गया हॉस्टल में। अगले दिन माँ क्या करती है, उस बच्चे के लिए क्या बना लाती है, कॉफ़ी बना लाती है और उसके रूम में लेके जाती है। लेकिन बच्चा तो वहाँ नहीं था, बच्चा तो हॉस्टल चला गया। देखो उसकी तस्वीर से या फिर उससे क्या करती है, बातें करती है या कहती है कि बेटा कॉफ़ी पी ले। अब देखो क्या कहा हमने यहाँ पर, ये देखो अनुक्रिया तो वही रहती है। देखो बच्चा यहाँ आज नहीं है, फिर भी दूध बना लाई मम्मी, कॉफ़ी बना लाई, लेकिन उसकी उपस्थिति में ही उसे बतियाती है। समझ गए कि माँ यहाँ पर, बेटा यहाँ पर नहीं है, फिर भी माँ वैसी ही अनुक्रिया कर रही है। परिस्थितियाँ बदल गई लेकिन माँ तो माँ होती है और माँ की अनुक्रिया वही की वही है। इसे कहते हैं साहचर्य परिवर्तन का नियम। बच्चों मैं यहाँ पर एक खास बात बताऊंगी, यहाँ पर ये देखिए, ये जो नियम है साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये आगे चलकर मैं आपको एक गैनी के द्वारा प्रतिपादित 8 नियम बताऊंगी, 8 सोपान की बताऊंगी। वहाँ सबसे निचले स्तर का एक अधिगम आएगा और उसे कहते हैं संकेत अधिगम। जैसे आप लोग ट्रैफिक पे जाते हो ना, ग्रीन लाइट हो जाती है, आप रुक जाते हो, और कि जब रेड होती है आप रुक जाते हो और ग्रीन होती है तो आप चल जाते हो। लेकिन कई बार ट्रैफिक लाइट नहीं होती, फिर भी आप एक बार को क्या हो जाते, रुक जाते हो। मतलब यहाँ पर क्या हो गई, परिस्थितियाँ बदल गई, फिर भी आपने वही अनुक्रिया की। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संकेत अधिगम थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए गौण नियमों में से किस नियम से संबंधित है। आपका आंसर होगा, 5 नियमों के नाम आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे यहाँ तो, लेकिन आपका आंसर आएगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। एक बात और सुन ले बच्चों, आगे चलकर मैं आपको एक सिद्धांत बताऊंगी, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्या नाम होगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ये सिद्धांत के जो प्रतिपादक होंगे वो होंगे आईपी पावलोव, इवान पेत्रोविच पावलोव। कौन होंगे, अपन प्यार से बोलते हैं इसे पावलोव। पता है इसको मैंने तो रूसना मनोवैज्ञानिक नाम दे रखा है। आप कहोगे मैम क्यों रूसना क्यों, बेटा देखिए पाव चीज़ अपन कहते हैं ना पाव, इसको पाव मिलती है ना तो ये रूस जाता है, तो रूस जाता है बेटा, ये क्या कर जाता है, रूस। तो ये पता कहाँ का रहने वाला था, रूस का। हंसी आ गई आपको भी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी सारी बातें, क्योंकि बच्चों मेरा उद्देश्य यहाँ कोई ये नहीं है कि मुझे केवल यहाँ पर सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं, लाइक्स बढ़ाने हैं, कमेंट्स बढ़ाने ना बच्चों। मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे मुझे बार बार आके बोलते हैं मैम साइकोलॉजी समझ में नहीं आती, अब हर बच्चा मेरे पास क्या ऑफलाइन नहीं आ सकता, तो मैं उन बच्चों को यहाँ पे ऑनलाइन में इस तरीके से अच्छे से सिखाती हूँ ताकि आपका मनोविज्ञान स्ट्रॉन्ग हो सके और आप अच्छे नंबर ले सके।
तो देखिए, मैं आपको बता रही थी कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत से संबंधित भी है कौन सा, यही नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। आप सोच रहे होंगे मैम कैसे, ऐसे देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो ये पावलाव, आगे चल के मैं पूरी डिटेल बताऊंगी आपको पावलाव की, लेकिन आप यहाँ ये समझेंगे कि पावलाव क्या करता है, आपको याद आ गया होगा कि घंटी बजाता है और भोजन देता है, घंटी बजाता है और भोजन देता है, साहचर्य, साथ साथ क्या करता है, घंटी, और फिर क्या करता है, 4 से 5 सेकंड के अंतराल पे क्या देता है, भोजन देता है। अब एक समय बाद क्या करता है, कुत्ता लार टपका रहा था, अब क्या करता है कि पावलाव ने केवल और केवल क्या बजाई, घंटी बजाई, और कुत्ते ने क्या टपका दी, लार टपका दी। अब देखिए क्या हुआ, यहीं पे वही बात आ गई ना कि अनुक्रिया तो वही रहती है, परिस्थितियाँ, आज भोजन नहीं है फिर भी कुत्ते ने क्या कर दिया, लार टपका दी। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ मेरे बच्चों कि यहाँ से जो सवाल आएगा, आपको कोरिलेशन बनाना आना चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक आपको किस चीज़ को कैसे कोरिलेट करना है। आपसे पूछा जाए कि पावलाव द्वारा दिया गया अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए गौण नियमों में से किस नियम से संबंध रखता है, तो आपका आंसर आएगा साहचर्य परिवर्तन का नियम। आपसे पूछा जाए गैने द्वारा दिए गए अधिगम के 8 सोपान में संकेत अधिगम जो था वो इसके थॉर्नडाइक के किस गौण नियम से संबंध रखता है, तो आप कहेंगे साहचर्य परिवर्तन का नियम। तो आप याद रखेंगे ये थे थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए कितने, 3 तो मुख्य नियम और 5 गौण नियम। देखो, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम उसने किस में दिए, शिक्षा मनोविज्ञान में दिए। कब दिए, 1913 ईस्वी में दिए। कितने दिए, कुल तो इसने दिए 8 नियम। कितने भागों में बांटा, बच्चों आपको लैंग्वेज पकड़नी है, कुल नियम 8, कितने भाग थे इसके 2 भाग थे, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। देखो, मुख्य नियम और दूसरा भाग क्या आ गया, गौण नियम। मुख्य नियम जो थे कितने थे, 3। पहला नियम तत्परता का नियम, जिसको हमने बोला मानसिक तैयारी का नियम। दूसरा नियम था अभ्यास का नियम, प्रैक्टिस ऑफ लॉ, बार बार अभ्यास कर रहे थे और हम कुशल बन रहे थे। और तीसरा नियम प्रभाव का नियम, इफेक्ट ऑफ, ये सॉरी बच्चों यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया शायद, ये प्रैक्टिस ऑफ लॉ और ये इफेक्ट ऑफ लॉ, यानी प्रभाव का नियम। तो 3 नियम हो गए ना, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। बात आए गौण नियमों की, तो गौण नियम कितने थे, गौण नियम थे इसके 5। पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम, क्या बोला, बार बार कार्य करेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे तो मतलब इस नियम का संबंध किस नियम से हो गया, अभ्यास के नियम से हो गया। दूसरा नियम, ये पहला गौण नियमों में, दूसरा नियम मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति बोल दो या अभिवृत्ति बोल दो, एटीट्यूड, मतलब मैंने आपको बताया था कि सकारात्मक रखनी है। आप मानसिक रूप से किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो ये अभी बताया था ना कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत, तो ये नियम कहीं ना कहीं कौन से नियम से समानता रखता है, तत्परता के नियम से। तीसरा नियम कौन सा है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि कार्य जब ज़्यादा हो तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेना चाहिए, तो आपका कार्य कैसा हो जाता है, सरल और सुगम हो जाता है। चौथा नियम आत्मीकरण का नियम, यानी कि यहाँ मैंने आपको बताया कि पूर्व ज्ञान से आपको क्या कर लेना है, नवीन ज्ञान को जोड़ लेना है। और क्या करना है, ज्ञात से कहाँ पर चलते हैं, अज्ञात की ओर चलते हैं। और आपका जो पढ़ते थे ना सूक्ष्म शिक्षण में किस पर काम करता है, प्रस्तावना कौशल पर काम करता है। ये आपका हो गया चौथा नियम।
पांचवा नियम जो अभी अभी अपन बात कर रहे थे, साहचर्य परिवर्तन का नियम, कि जब साथ साथ चलेंगे तो क्या रहेंगे कि प्रतिक्रिया अब तो बदल जाएगी, लेकिन स्थितियाँ तो बदल जाएगी, लेकिन प्रतिक्रिया वही रहती है, माँ और बेटे वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया था। तो इस तरीके से थॉर्नडाइक के कुल कितने नियम आ गए? 8 नियम आ गए, जिनमें 3 नियम मुख्य नियम और 5 नियम गौण नियम। ये था अपना थॉर्नडाइक के नियम, मुख्य नियम और गौण नियम। 1 सेकंड रुक जाओ बच्चों, मैं थोड़ा पानी पी लूँ, गला सूख गया। फीलिंग आ रही है ना ऑफलाइन क्लास वाली? आप कमेंट मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, ये ज़रूर बताना। चलिए अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ये वही सिद्धांत है बच्चों जो मैं आपको बता रही थी ना कि मुख्य नियमों में तो कौन सा नियम बताओ? बिल्कुल आप बोल रहे होगे कि मैम अब आप मुझे नहीं सुन रहे, लेकिन ये अभ्यास का नियम, और गौण नियमों में कौन सा? बहुप्रतिक्रिया का नियम। बिल्कुल ये वही नियम है, इसे बोलते हैं अपन प्रयास और भूल का सिद्धांत, यानी अपन कहेंगे इसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए इसमें फैक्ट जो हैं बच्चों, आपको फैक्ट भी ध्यान रखना है और व्यवहारिक चीज़ें उनको भी ध्यान रखना है। इसके जो प्रतिपादक थे, तो इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक। प्रतिपादन का समय था 1898 ईस्वी। इसको उन्होंने अपनी जो शोध पत्र था, या फिर इसे पुस्तक बोल दो, इसका नाम था एनिमल इंटेलिजेंस। ये इसका क्या था? शोध पत्र था। प्रयोग किस पर किया? प्रयोग किया भूखी बिल्ली पर। और कितने दिनों तक बिल्ली को, पहले भूखी बिल्ली कब हुई? जब उसे 10 दिनों तक भूखा रखा। तो प्रयोग किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। यहाँ पर जो एस बोले तो स्टिमुलस, यानी जो उद्दीपक था वो क्या था? वो था सुगंधित मांस का टुकड़ा मछली रूप में। बिल्ली को मछली बहुत पसंद होती है, इसलिए उसके लिए 10 दिन पहले उसको देखो भूखा रखा और फिर उसकी पसंद की चीज़ दे दी, और पसंद की चीज़ क्या थी? मछली। तो उद्दीपक के रूप में क्या था? मछली। अनुक्रिया बोले तो रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या था? जब उस मांस के टुकड़े को या मछली को देखकर जो बिल्ली उछल कूद कर रही थी ना, ये इसकी उछल कूद। इसलिए आगे चल के मैं इसके जब बहुत सारे उपनाम बताऊंगी ना, तब आपको मैं बताऊंगी कि इसको एक सिद्धांत, इसका नाम है SR थ्योरी। इसे क्या बोल देते हैं? SR थ्योरी। और भी बहुत सारे नाम बताऊंगी अभी आगे चलकर। अभी चूंकि उद्दीपक और अनुक्रिया आया तो इनका बताया मैंने आपको कि उद्दीपक को S बोलते हैं और अनुक्रिया को R, यानी SR थ्योरी। पुस्तक के प्रकाशन का समय कब? 1913 ईस्वी, और प्रकाशन हुआ था इसका किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में। तो ध्यान रखना बच्चों, ये क्या एनिमल इंटेलिजेंस में तो क्या हुआ था? इसका केवल और केवल प्रतिपादन हुआ था। देखिए जैसे कई बार कोई फिल्में आती हैं तो वो फिल्म तो पता नहीं कब बन जाती है, लेकिन जब रिलीज होती है हम उसको तभी जानते हैं ना। तो ये सिद्धांत का प्रतिपादन, मान लीजिए ये एक फिल्म है, तो ये फिल्म तो कब हो गई थी? 1898 में ही प्रतिपादित हो गई थी। और किस में? एनिमल इंटेलिजेंस में। लेकिन इसका जो प्रकाशन हुआ था वो इसकी दूसरी जो पुस्तक थी शिक्षा मनोविज्ञान, उसके माध्यम से कब हुआ? 1913 ईस्वी में हुआ। अब यहाँ देखते हैं कि इसके कैसे कैसे बिल्ली के साथ काम होता है। तो सबसे पहले अपन क्या कहते हैं, इसके चरण कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको किसी भी काम के लिए क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। प्रयास के बाद देखो पहली बार में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको सफलता मिलती है, तो क्या हो जाते हैं? वो असफल हो जाते हैं। और मैं तो बच्चों यही कहूँगी, थॉर्नडाइक भी यही कहते हैं कि जब तक प्रयास करते रहना है तब तक कि सफल ना हो जाए। तो आपको क्या करना है? इसके जो चरण थे वो 3 चरणों में इसने एक बात बोली कि आप क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद हो सकता है, मैं तो देखो कभी नहीं चाहूँगी कि आप असफल हों
यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सफल हो। लेकिन अगर आप किसी कारण से असफल हो जाते हैं तो बच्चों निराश नहीं होना है। आपको क्या होना है, असफल हो गए तो आपको फिर से प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना रहना है जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। और अगर आप नहीं करते हैं ना, तो मैं तो ये कहूँगी बच्चों, बुरा मत मानना, आप तो बिल्ली से भी गए बीते हो फिर। तो ध्यान रखना बच्चा, आपको क्या करना है, प्रयास करना है। अगर आप असफल हो जाते हो कोई बात नहीं, असफल होते हैं, जो प्रयास करते हैं वही तो असफल होते हैं ना। तो आपको तब तक प्रयास करना है जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। देखिए बिल्ली कैसे कैसे प्रयास कर रही है, देखेंगे। प्रयोग कैसे हुआ इसका प्रयोग। सबसे पहले क्या थी, भूखी बिल्ली। देखो यहाँ पे दिखाऊंगी मैं आपको, ये रही भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली कहाँ थी, पिंजरे में बंद। देखो इस पिंजरे में क्या है, बेचारी बंद, 10 दिन तक इसको भूखा रखा था। और बाहर बाहर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, बाहर क्या रख देते हैं, मांस का टुकड़ा रख देते हैं। बाहर मांस का क्या रख देते हैं, टुकड़ा रख देते हैं। उसके बाद बिल्ली क्या करती है, बिल्ली करती है उछल कूद। बिल्ली क्या करती है, उछल कूद करती है। और उछल कूद के दौरान बिल्ली का पैर किस पर पड़ जाता है, लीवर पर पड़ जाता है, और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली को उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर बिल्ली को उसको क्या मिल गई, लक्ष्य मिल गया। क्योंकि अभी मैं प्रयोग के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि बाहर मांस का टुकड़ा और बिल्ली जो उछल कूद कर रही थी, ये बिल्ली का रेस्पॉन्स। और जो सुगंधित मांस का जो टुकड़ा था, वो मांस का टुकड़ा बिल्ली के लिए क्या था, उद्दीपक का काम कर रहा था। तो इसको क्या बोला, स्टिमुलस। तो यहाँ पर इस तरीके से ये प्रयोग हुआ। अब इस प्रयोग के बहुत सारे उपनाम हैं, वो कैसे कैसे उपनाम आए ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। ये सारे नाम आपको अभी की अभी आपको रटना नहीं है कि उद्दीपक, अनुक्रिया, प्रयास, त्रुटि, नहीं। मैं जैसा आपको बता रही हूँ आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है। ऐसा देखिए ये है थोर्नडाइक की बिल्ली, और यहाँ पर समझ जाना, यहाँ बैठा है ये थोर्नडाइक, टी बोले तो थोर्नडाइक। बिल्ली को इसने अंदर बंद कर दिया और बाहर रख दिया। यहाँ से दिख रहा है इसमें जाली में से इसको, ये बाहर एक प्लेट, और प्लेट में ये रख दी सुगंधित मांस का टुकड़ा। ये मांस का टुकड़ा क्या था, ये था उद्दीपक। उद्दीपक बोले तो एस। अब देखिए 10 दिन तक बिल्ली भूखी, और सामने उसकी पसंदीदा चीज़ क्या, मछली। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मछली ने इसको उद्दीपक को देखा, इस मांस के टुकड़े को देखा, और ये करने लगी आर। आर बोले तो रेस्पॉन्स, मतलब कि अनुक्रिया करने लगी। देखिए पहला नाम आ गया है आपके सामने, एस आर। तो क्या बोल दिया इसे, एस आर थ्योरी। एस बोले तो स्टिमुलस और आर बोले तो रेस्पॉन्स। हिंदी में बोलोगे तो एस स्टिमुलस यानी उद्दीपक, और आर बोले तो अनुक्रिया। इसलिए क्या बोल दिया हमने, एस आर थ्योरी और उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। आपके 2 नाम हो गए। ये लो, अब क्या कर रहे हैं, बिल्ली उछल कूद करने लगी, बार बार उछल कूद करने लगी। मतलब उछल कूद कर रही है, वो प्रयास कर रही है, लेकिन क्या हो रही है उससे, त्रुटि। क्योंकि यहीं पर कहीं पर लीवर सेट था। लीवर पर अगर पैर पड़ता तो पता है ये दरवाज़ा ओपन हो जाता, खुल जाता। लेकिन अभी बिल्ली का पैर नहीं पड़ रहा है। बिल्ली क्या कर रही है, प्रयास कर रही है इसको प्राप्त करने के लिए। और यहाँ पर बिल्ली प्रयास कर रही है, और बिल्ली से क्या हो रही है, त्रुटियाँ हो रही है, बिल्ली से एरर्स हो रहे हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। अब देखिए, अब जब ये प्रयास कर रही है, इससे त्रुटियां हो रही है, और ये त्रुटियां होते होते बार बार प्रयास करते करते एक समय ऐसा आता है कि बिल्ली का पैर किस पर पड़ जाता है। अब देखो वो बेचारी मेहनत कर रही थी, बार बार तो पैर तो पड़ना ही था, उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है, और दरवाज़ा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। देखिए प्रयास कर रही थी, प्रयत्न, तो प्रयत्न का सिद्धांत आ गया। या बार बार अभ्यास कर रही थी या फिर आवृत्ति कर रही थी, तो इसलिए सिद्धांत को प्रयत्न का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत या आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं।
अब बार बार प्रयास करने के दौरान बिल्ली का पैर लीवर पर पड़ जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली, वो क्योंकि 10 दिन की भूखी थी, बिल्ली बाहर आती है और मांस के टुकड़े को मुंह में ले लेती है। लेकिन 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 क्या होता है, ये बैठा था यहाँ पर थोंडाइक, ये सेकंडों में वापस आता है यहाँ पर और बिल्ली से निकाल के इसके टुकड़े को इसके मुंह से, और ये क्या कर देता है, वापस से बिल्ली को अंदर घुसा देता है, अंदर डाल देता है और वापस से टुकड़ा बाहर रख देता है। अब सोचो, बिल्ली ने एक बार मेहनत से बाहर आई, मुंह में भी आ गई इसके ये मांस का टुकड़ा और इसने स्वाद भी चख लिया। अब देखो, इसको बंद कर दिया। अब बिल्ली का संबंध जुड़ गया स्वाद के साथ, इसलिए इस सिद्धांत का क्या नाम आया, संबंधवाद, या फिर क्या कह दो, संयोजन हो गया था, इसलिए संयोजनवाद। और ध्यान रखना बच्चों, बॉन्ड हो गया बिल्ली का अब तो इसके साथ कि कुछ भी हो जाए कि अब तो मुझे खाना ही है, क्योंकि उसने स्वाद चख लिया था और जब स्वाद आने के बाद इसका संबंध इसके साथ ज़्यादा घनिष्ठ हो गया, इसलिए बिल्ली फिर से ज़्यादा परिश्रम करने लगी। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोल दिया, परिश्रम का सिद्धांत। बिल्ली का रुझान बढ़ गया, बिल्ली ने स्वाद ले लिया था और बिल्ली की मनोवृत्ति इसके प्रति कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोल दिया, रुझान व मनोवृत्ति का सिद्धांत। क्योंकि एस को देखकर बिल्ली कार्य कर रही थी, इसलिए इस सिद्धांत को क्या बोल दिया, एस टाइप थ्योरी। और बिल्ली का इसके साथ क्या हो गया था, बॉन्ड हो गया था, इसलिए इसे बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग या फिर क्या कहते हैं, बंद का सिद्धांत। अब समझ में आया आपको कैसे कैसे आपसे पूछा जाए संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो थोंडाइक ने। परिश्रम का सिद्धांत किसने दिया, तो थोंडाइक। बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी, तो थोंडाइक। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, तो थोंडाइक। तो आपको याद रखना है कि आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, कारण सहित कि एस था, ये एस था मछली, बिल्ली ने आर की, अनुक्रिया की, तो क्या हो गया, अनुक्रिया का सिद्धांत। प्रयास कर रही थी, प्रयास के दौरान उससे त्रुटियां, तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। प्रयत्न कर रही थी या अभ्यास कर रही थी या आवृत्ति कर रही थी, तो प्रयत्न, आवृत्ति, अभ्यास या आवृत्ति का सिद्धांत। जब चख लिया तो इसके साथ क्या हो गया, इसका संबंध जुड़ गया, इसलिए संबंधवाद या संयोजनवाद का सिद्धांत। अब और परिश्रम करने लगी क्योंकि उसको स्वाद आ गया था, तो वो बार बार ज़्यादा प्रयास करने लगी और इस तरीके से इसकी भूलें, ध्यान रखना बच्चों, कम होती गई। अगर पहली बार में इसने 98 प्रयास में अगर ये टुकड़ा प्राप्त किया था ना, तो ध्यान रखना धीरे धीरे 95 या 90 करते करते एक समय ऐसा आया था, थोंडाइक ने ऐसा बताया कि एक समय ऐसा आया, बिल्ली बिना किसी भूल किए लीवर पर पैर डाला और बाहर आ गई और थोंडाइक ने फिर वापस इसे नहीं डाल दिया, आराम से इसको क्या खाने दिया। चलिए, ये हो गए इसके विभिन्न उपनाम। अब आप थोड़ा सा और समझिए कि उद्दीपक क्या होता है, उद्दीपक का अर्थ। देखिए उद्दीपक क्या था, ये उद्दीपक था ना, मांस का टुकड़ा। देखिए यहाँ पर उद्दीपक एक ऐसा प्रोत्साहन, एक ऐसा पुरस्कार या प्रोत्साहन होता है जो किसी अनुक्रिया से, अनुक्रिया इसने की नहीं थी, उससे पहले ही रख दिया था यहाँ पर, जो किसी अनुक्रिया से पहले दिया जाता है। यह प्रोत्साहन जितना अधिक मजबूत होगा, प्राणी उसकी तरफ उतना ही अधिक आकर्षित होता है। देखो, बिल्ली भूखी थी, अगर ये मछली नहीं होती सुगंधित तो शायद बिल्ली इतना अधिक प्रयास नहीं करती, चूँकि भूखी थी और ये क्या था, बहुत अधिक मजबूती का काम कर रहा था इसके लिए। आप बहुत भूखे हो और आपके सामने कोई अच्छे से लड्डू, जलेबी या जो भी आपकी पसंदीदा जो भी चीज़ हो वो रख दी जाए, तो निश्चित तौर से आप उसके लिए लालायित होंगे। इसलिए उद्दीपक हमेशा कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या फिर कैसा होना चाहिए, मजबूत। ये किसी भी अनुक्रिया से पहले दिया जाता है, ध्यान रखना। अब अनुक्रिया देखें, अनुक्रिया का क्या अर्थ होता है, किसी प्रोत्साहन या उद्दीपक को देखकर प्रकट होने वाला क्रियात्मक व्यवहार ही क्या कहलाता है, अनुक्रिया, क्रियात्मक व्यवहार। जैसे ही इसको देखा, बिल्ली उछल कूद करने लगी तो प्रकट हो रहा था ना कि अरे बिल्ली बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रही है, तो ये क्रियात्मक जो व्यवहार है, क्रियात्मक जो व्यवहार है, यही आपकी क्या कहलाती है,
अनुक्रिया कहलाती है। तो ये था आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब देखते हैं कि अपन शिक्षा में इसका क्या प्रयोग करें, शिक्षा में इसका क्या महत्व है, आखिर क्यों हम इसको शैक्षिक महत्व के दौरान पढ़ते हैं, क्यों, क्या इसका शैक्षिक महत्व है, देखेंगे। पहला तो क्या है कि यह सिद्धांत बालकों के उच्चारण, देखिए ये मुझे ज़्यादा यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब हमने अभ्यास का नियम पढ़ा था या हमने बहुप्रतिक्रिया का नियम पढ़ा था, वहाँ हम बता चुके थे कि बार बार उच्चारण सुधारने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करते हैं। या मैंने बताया था ना, राम आम खाता है, लेख सुधारने के लिए भी यह सिद्धांत उपयोगी है। तो बालकों का उच्चारण सुधार और लेख सुधारने के लिए इस सिद्धांत का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। फिर करके आप बार बार करोगे, गलतियां करोगे, फिर सीखोगे, फिर गलतियां करोगे, त्रुटियां करोगे, फिर सीखोगे। तो इसलिए कहा कि करके सीखने पर क्या देता है, बल देता है। फिर गामक कुशलताओं, जैसा मैंने आपको बताया था, गामक कुशलताओं के लिए भी क्या है, उपयोगी है। गामक कुशलताएं यानी कि जो आप नाड़ी और मांसपेशियों के माध्यम से संतुलन से जो भी काम करते हो ना, शारीरिक क्रियाएं, वो सब किस में आ जाती है, गामक कुशलताओं में आ जाती है। जैसे तैराकी, शरीर से आप तैराकी करते हो, पहले दिन परफेक्ट नहीं होते, लेकिन बार बार करने इसके बाद आप बीच बीच में गलतियां करते हो और एक दिन आप परफेक्ट तैराक बन जाते हो। नृत्य देख लो, ऐसे एंगल लेना है, हाथ को यहाँ तक भेजना है या पैर को यहाँ तक चलाना है, तो नृत्य में भी आप क्या हो जाते हो, मजबूत बोले तो आप क्या हो जाते हो, परफेक्ट हो जाते हो। लेकिन पहले दिन आप परफेक्ट नहीं होते हो। कोरियोग्राफर आते हैं ना, बार बार बताते हैं ऐसे करो, हाथ ऐसे करो, आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, तो ये सब बीच बीच में आप त्रुटियां करते हो। त्रुटियों के बाद आपका क्या हो जाता है, एक समय बाद आप त्रुटिलेस हो जाते हो। नेक्स्ट क्या कहते हैं, ये एक हमारा मनोवैज्ञानिक है ना, क्रो एंड क्रो, आपने बहुत पढ़ा होगा क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि यह सिद्धांत गणित विज्ञान जैसे कठिन विषयों में क्या होता है, उपयोगी होता है, क्योंकि यही एक ऐसे विषय हैं जिसको आप सर्वाधिक प्रैक्टिस करते हो। तो जिसमें सर्वाधिक प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे भरते हो ना रजिस्टर, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये गणित विज्ञान जैसे विषयों में क्या माना जाता है, उपयोगी। कॉलसनिक भी हमारे एक मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने क्या कहा, ये फैक्ट बेस्ड सवाल है बच्चों, आपको याद रखना कि किसने क्या माना। यह समाज शास्त्र जैसे विषयों के लिए क्या माना जाता है, उपयोगी माना जाता है। एक सिद्धांत आता है आर्किमिडीज, तो ये बहुत बार सवाल पूछा जाता है कि आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन सा सिद्धांत आधारित है, तो आपका राइट आंसर होगा थोंडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा पर भी बल देता है, मोटिवेशन, अगर स्टिमुलस अच्छा है तो निश्चित तौर से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और इसलिए कह दिया कि यह सिद्धांत सर्वाधिक अभिप्रेरणा पर बल देता है। ध्यान रखेंगे, अभिप्रेरणा पर बल देता है। नेक्स्ट और लास्ट आप देखेंगे कि इसकी खास बात क्या होता है कि इस सिद्धांत से प्रेरणा लेकर लॉयड मॉर्गन नामक मनोवैज्ञानिक ने किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। तो ध्यान रखना, कुत्ते पर प्रयोग पावलोव ने नहीं, उसका अलग सिद्धांत था, लेकिन थोंडाइक के सिद्धांत से संबंधित लॉयड मॉर्गन ने किस पर किया, कुत्ते पर प्रयोग किया। और मैकडूगल भी प्रेरित हुए, और मैकडूगल ने सिद्धांत से प्रेरित होकर किस पर प्रयोग किए, चूहे पर प्रयोग किए। और ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि थोंडाइक प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने किस पर प्रयोग किए, पशुओं पर प्रयोग किए। इसलिए थोंडाइक को पशु मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है, पितामह बोले तो दादाजी, तो दादाजी कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, आपके अधिगम के गौण नियम, आपके अधिगम के मुख्य नियम, अर्थात मैं ये बोलूँगी कि आपको कंप्लीट एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है थोंडाइक, ये मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया है, प्रश्नों की भाषा भी बता दी है। अब मैं आपके सामने कुछ प्रश्न
दिखा रही हूँ। ये जो मैंने विभिन्न परीक्षाओं में आपके आए हुए हैं, तो आप खुद अपना आंसर बना लीजिए, फिर मैं बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ये आंसर सही दे देते हैं बेटा, आप रिप्लाई मुझे ज़रूर करना कि मैम हमने तो सही बताया था। मुझे बिल्कुल आप पर विश्वास है, मैं बिल्कुल अपने बच्चों पर विश्वास करती हूँ, आप बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। मैं आंसर बताऊँगी, आप भी यही कहेंगे कि मैम हमने भी यही आंसर दिया था। देखिए प्रश्न एक क्या कहता है कि प्रयत्न का भूल सिद्धांत को दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया। मुझे पता है, तुमने बता दिया, तुमने लगा दिया कि मैम बिल्ली पर बच्चों ध्यान रखना, ये बिल्ली पर और यहाँ पर भूखी बिल्ली होता तो हमारा ज़्यादा सही उत्तर क्या होता, भूखी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली और भूखी बिल्ली, यहाँ पर केवल बिल्ली है तो हमारा आंसर बिल्ली है। लेकिन अगर भूखी बिल्ली होता तो हमारा ज़्यादा सही उत्तर क्या होता, भूखी बिल्ली पर। बिल्कुल सही बताया आपने, बता दिया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, यानी सीखने के नियमों में कौन सा नियम थॉर्नडाइक ने नहीं बताया। देखो किस में आया था ये क्वेश्चन, मैंने ऊपर वाला नहीं बताया क्या, हाँ ये आया था समाजशास्त्र। बच्चों फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी कुछ भी हो, सब में ही साइकोलॉजी एक जैसी ही होती है, बस थोड़ा सा स्तर का अंतर होता है। यहाँ मैं बिल्कुल आपका एक सभी तरीके के स्तर को लेकर चल रही हूँ। तो देखिए समाज शास्त्र स्कूल प्राध्यापक यानी कि व्याख्याता, इसमें क्या आई, 2016 में था ये प्रश्न। नेक्स्ट जो प्रश्न था, जो रीट एग्जाम हुआ था आपका 2022 शिफ्ट सेकंड, 4 शिफ्टों में हुआ था, शिफ्ट सेकंड में ये सवाल आया और क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। तो देखिए तत्परता का नियम बिल्कुल याद आ रहा है आपको, मैम था बिल्कुल तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम बिल्कुल था मैम। प्रभाव का नियम बिल्कुल था मैम, बिल्कुल याद आ रहा होगा। साहचर्य का नियम नहीं था बच्चों, साहचर्य याद आप तो हो सकता है आपको ये कह रहे हो मैम साहचर्य पढ़ा तो था, बच्चा साहचर्य परिवर्तन का नियम पढ़ा था, साहचर्य नहीं पढ़ा था, इसलिए ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है, साहचर्य का नियम इसका हिस्सा नहीं है। ये तीनों नियम इसके मुख्य नियमों में, और अगर वैसे भी लोगे तो ये कहीं ना कहीं गौण, लेकिन गौण में भी नहीं आएगा, साहचर्य परिवर्तन का नियम है सही नाम, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सीखने का कौन सा नियम, सीखने का कौन सा नियम बताता है कि यदि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच संबंध संतुष्टि के साथ होता है तो संबंध की ताकत बढ़ जाती है। याद करो, प्रभाव का नियम बताया था। प्रभाव के नियम में मैंने कहा कि उद्दीपक और अनुक्रिया में भी के बीच अच्छा संबंध बन जाता है और हमको क्या मिलती है, संतुष्टि, हमारा इफेक्ट अच्छा पड़ता है, हम पर इफेक्ट अच्छा पड़ता है तो हमको क्या होती है, संतुष्टि होती है, तो हम पर अच्छा प्रभाव पड़ा। देखो तत्परता की तो यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं आ रही, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। अभ्यास के नियम की, प्रैक्टिस की तो बात ही नहीं आ रही, अनुपयोग की तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आता है, हमारा प्रभाव हम पर अच्छा पड़ता है और हमको क्या हो रही है, संतुष्टि हो रही है, तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का प्राथमिक नियम नहीं है। बच्चों लैंग्वेज बदलती है, जिसको हमने कहा मुख्य नियम, तो मुख्य नियम कह दो, प्राथमिक नियम कह दो, प्राइमरी। तो प्राइमरी जो प्राथमिक जो नियम थे या मुख्य नियम थे वो 3 नियम थे। कौन से नियम थे, एक था हमारा अभ्यास का नियम, एक था हमारा प्रभाव का नियम और एक हमारा था तत्परता का नियम। तो यहाँ पर क्या पूछा, आप याद करेंगे पिछली बातों को एग्जैक्ट आंसर देने के लिए, तो प्राथमिक नियम है। तो देखिए साहचर्य परिवर्तन का नियम तो गौण नियम था, ये तो नहीं है। बहु प्रतिक्रिया का नियम, ये भी गौण नियम है, ये तो कोई नियम दिया ही नहीं, तो हमारा सही उत्तर आएगा तत्परता का नियम, बिल्कुल ये एक प्राथमिक नियम है थॉर्नडाइक का। नेक्स्ट है अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से
कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो देखिए, तत्परता तो दिया था, अभ्यास तो दिया था, ये देखो 2020 में स्कूल व्याख्याता में आया है, और प्रभाव तो दिया था। बैटरी बेटा लो हो रही है, मेरा गला भी बिल्कुल जाने को हो रहा है। देखो कैसा संबंध, सहसंबंध स्थापित हो रहा है गले और बैटरी में। आपके आया ना बैटरी लो, मेरी भी गले की बैटरी लो हो रही है, लेकिन ये तो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। तो आपको ऐसी ही फीलिंग आनी चाहिए कि आप मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इन्होंने क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? तो बच्चों आप कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने नहीं बनाए, ये प्रश्न बने बनाए, सिद्धांत बोल दिया, जबकि सिद्धांत नहीं थे, नियम थे। पर आपको वही चीज़ें देखनी है कि तत्परता तो था थॉर्नडाइक में, अभ्यास तो था थॉर्नडाइक में, प्रभाव तो था थॉर्नडाइक, लेकिन ये उद्दीपन शब्द तो था, लेकिन ऐसा नियम या सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था। इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उद्दीपन। तो ये इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका आएगा उद्दीपन। नेक्स्ट और लास्ट, अधिगम धीरे धीरे होता है, न कि अंतर्दृष्टि युक्त, यानी इंसाइट युक्त नहीं होता बेटा। यह निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो निश्चित तौर से ये धीरे धीरे होता है। ये अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी, संज्ञानवादी और व्यवहारवादियों को दोनों को क्लासिफिकेशन करवा के बताऊंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी ये बात कि जो थॉर्नडाइक हैं ये कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना क्या आ जाएगा? EL, इसका पूरा नाम क्या था? EL थॉर्नडाइक। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छे से इसको करिए, पुनः पढ़िए, नहीं समझ में आता तो पुनः देखिए, और आप बताइए आपको ये जो मैंने अभी समझाया ये आपको कैसा लगा। आपको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष।